मिस्री कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और पारस किसी को देखकर वहां से चला गया। अब आगे की कहानी सुनिए। केके पारस के साथ जाओ, पूनम ने कहा। केके कहता है यस मैम। स्पीड वहां से चला जाता है। पारस अपनी गाड़ी में आकर बैठता है। लगभग सुबह हो चुकी थी। कुछ देर में केके आते हुए कहता है सर कहाँ जा रहे हैं आप? पारस गुस्से से कहता है उसके पास। केके समझ जाता है कि वो किस जगह की बात कर रहा है और वो कहता है सर अभी जाना सही रहेगा क्या? पारस कहता है मैंने तुमसे पूछा नहीं, समझे? इधर सावित्री जी हल्की सी स्माइल के साथ कहती हैं मिस्री मिलिए इनसे। अमिताभ राजपूत पारस के पिता। मिस्री मुस्कुराती है और अमिताभ के पैर छूती है। अमिताभ जी कहते हैं जीती रहो। वैसे तुम्हें मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में बहू भी बेटी समान होती है। मिस्री हल्की सी स्माइल करती है। फिर मिस्री सावित्री जी और पूनम के भी पैर छूती है। तभी वेद जी भी आ जाते हैं। वो शायद कहीं बाहर जा रहे थे। वेद जी कहते हैं सो मिस्री की एंट्री हो गई। पूनम मुस्कुराते हुए कहती है हाँ, और आप बीना और सुख को छोड़ आए? वेद जी कहते हैं हाँ। मिस्री वेद जी के पैर छूने जा रही थी कि वो बीच में रोकते हुए कहते हैं अरे तुम मेरे पैर मत छुओ, अभी मैं बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ। पूनम मुस्कुराते हुए रहने दो मिस्री, वेद जी मना कर रहे हैं तो? वेद जी कहते हैं हाँ। सावित्री जी कहती हैं ये शुभ ही ना, इसे अभी ही जाना जरूरी था। अभी तो कई रस्में बाकी हैं। तभी सुधा जी ने आते हुए कहा भाभी काम करना भी तो जरूरी है ना। उसे अर्जेंट बुलाया गया तो वो चला गया। अमिताभ जी कहते हैं अच्छा अब क्या सब बातें यहीं कर लेंगे? मिस्री को अंदर तो ले चलो। मिस्री सावित्री जी ने कहा मिस्री बेटा चलो। मिस्री कुछ अंदर जाती है तो देखती है एक आलीशान हॉल। सेंटर में कई सारे राउंड में सोफे लगे थे। उसके ऊपर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ है। उसके साइड में एक बड़ी सी पेंटिंग थी। उसमें पूरे परिवार की तस्वीर थी। पूरा घर सजा हुआ था। सारा घर एक राजमहल की तरह लग रहा था। मिस्री चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ और साथ में तुम्हारा कमरा भी दिखा देती हूँ। तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। ट्रेवल करके आई हो ना, पूनम ने कहा। मिस्री पूनम जी के साथ चलने लगती है। पूनम जी एक एक करके मिस्री को सारा घर दिखाती हैं और फिर पारस के कमरे के बाहर खड़े होकर कहती हैं ये है हमारे पारस का कमरा। तुम आराम करो और मैं फ्रेश हो लूँ। तब तक मैं खाने के लिए कुछ भेज देती हूँ, मिस्री कहती है। मिस्री हाँ में सिर हिला देती है। पूनम चली जाती हैं। मिस्री पारस के रूम की तरफ बढ़ती है कि वो गेट पर खड़े बड़े शब्दों में लिखे इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है जिसमें लिखा था पारस राजपूत के कमरे में बिना पारस राजपूत की परमिशन के एंट्री मना है। मिस्री उस लिखे हुए देख वहीं खड़ी रहती है। काफ़ी देर तक मिस्री वहीं खड़ी थी कि एक आदमी जिसने वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी थी, गले में ब्लैक बुटाई थी, हाथ में कुछ लिए आता है और कहता है मैम आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। मिस्री उस खाने की ट्रे को लेती है और कहती है आप वो आदमी? मैम मैं जॉन हूँ, यहाँ का सर्वेंट हेड। मिस्री कहती है अच्छा भैया, यहाँ कोई दूसरा रूम है? जॉन मिस्री के मुंह से भैया सुन थोड़ा स्तंभ रह जाता है, मगर फिर मुस्कुरा कर कहता है जी है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। जॉन कहता है मिस्री को एक दूसरे रूम में ले जाता है। मिस्री उस रूम में आकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर में बाहर आकर नाश्ता करती है। फिर मिस्री बेड पर जाकर लेट जाती है, मगर उसे न जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। इधर पारस एक सुनसान सी जगह पर में पहुंचता है। केके गाड़ी से उतरता है और फिर पारस के लिए गेट खोलता है। पारस जब बाहर आता है उसके सामने एक बड़ा सा घर था जिसके चारों तरफ कुछ लोग तैनात थे। उनके हाथों में गन थी। पारस के पास सभी आदमी आकर कहते हैं सर वो हमने उसे। पारस बिना उस आदमी की बात सुने आगे बढ़ जाता है। केके और पारस उस घर के अंदर जाते हैं। घर बहुत ही सुंदर था। पारस तेज कदमों से सीढ़ियों के पास पहुंचता है। सीढ़ियों के पास ही एक बुक सेल्फ था। पारस उस बुक सेल्फ के पास जाता है और उसके पास रखे पेंसिल बॉक्स से एक पेन निकालता है और उसके पास बनी एक पेंटिंग। वो पेंटिंग बड़ी ही अजीब सी थी, पर कुछ पैटर्न ड्रा करता है। उसके बाद बुक सेल्फ ऑटोमेटिक हट जाता है। पारस उसके अंदर जाता है। के भी उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। पारस कुछ अंधेरे से होकर वापस उजाले में जाता है
उसके सामने कई आदमी चारों तरफ खड़े थे। बीच में एक व्यक्ति लटका हुआ था। पारस वहीं बड़ी बड़ी सी चेयर पर एकदम राजा महाराजा वाले स्टाइल में बैठ जाता है। उन 4 आदमियों में से एक आदमी उस लटके हुए आदमी के पास जाता है और उसका फेस पारस की तरफ करके कहता है, सर, इस हितेश के साथ क्या करना है? के पारस को एक नज़र देखता है और फिर हितेश की तरफ, फिर कहता है, ग्रुप ए के टूल लाओ। पारस सर, केके ने शॉक्ड होते हुए कहा। पारस केके को इग्नोर कर देता है। एक आदमी ग्रुप ए का बॉक्स ओपन करता है। उसमें हंटर रखा था और कुछ नमक मिर्ची की डिब्बी थी। पारस कहता है, ग्रुप ए का ऑपरेशन शुरू करो। केके कहता है, मगर सर ये क्यों? पारस केके की तरफ एक नज़र देखता है तो केके उसकी आंखों में देख कर ही डर जाता है। केके मन में कहता है, ग्रुप ए ऑपरेशन मतलब हितेश को कोड़ों से मारकर उसके ऊपर नमक मिर्च लगाई जाएगी। अब तो हितेश गया काम से। हितेश के पास वो आदमी आता है और उसे जोर जोर से कोड़े मारना शुरू कर देता है। हितेश के मुंह पर पट्टी बंधी थी। पारस गुस्से से चीखते हुए कहता है, पारस कहता है, इसके मुंह की पट्टी हटाओ। मुझे इसकी एक एक चीख सुननी है ताकि जितनी चोट और दुख मिस्री को इसकी वजह से मिले उसका दुगना इसकी चीख मुझे सुनाई दे। वो आदमी उसके मुंह की पट्टी खोलता है। हितेश, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। मैं मिस्री से प्यार करता हूँ, समझे? और वो सिर्फ मेरी है। वो आदमी उसे फिर मारना शुरू कर देता है। हितेश की चीखें लगातार निकल रही थी। पारस बड़ा ही शांत होकर वहाँ बैठे उसकी चीखें सुन रहा था। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मिस्री से प्यार करने की जितनी सजा दे दो वो मेरी थी, मेरी है, मेरी रहेगी। हितेश ने लड़खड़ाते स्वर में कहा। पारस उसकी बात को इग्नोर करके कहता है, के उसकी आवाज़ तेज नहीं आ रही ना? लगता है इस हंटर वाले को भी लटकने का मन है। वो आदमी जिसके हाथ में हंटर था वो फिर और जोर जोर से बजाना शुरू कर देता है। हितेश कहता है, तुम जितना चाहे कर लो मुझ पर सितम, मिस्री को चाहे न कभी न छोड़ेंगे हम। पारस खड़ा होता है और जो आदमी हंटर मार रहा था उसके पास आता है और उसके हाथ से हंटर लेता है और कहता है, गर्म पानी लेकर आओ। वो आदमी गर्म पानी लेकर आता है। उसमें नमक भी डाला हुआ था। पारस हितेश के बाल पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है, तुम जिस लड़की से प्यार करने की जो दुहाई दे रहे थे उसको कुछ इस प्रकार से ही बाल खींचकर घसीटते हुए मारते हुए घर से बाहर निकाला जा रहा था। और तुम कहते हो उसे प्यार करते हो। प्यार करने वाले कभी अपने प्यार को दर्द नहीं देते, उसकी आंखों में आंसू नहीं देते, उसकी हर खुशी के लिए सब कुर्बान कर देते हैं। और तुमने उसको आज तक कितना मेंटली टॉर्चर किया सब पता चल चुका है। मुझे रास्ते रास्ते उसे रोकना, उसे परेशान करना, शादी के लिए फोर्स करना और वो गाड़ी में एक बार उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बस तुम्हारी जिद है उसे पाना। फिर पारस अपने हाथ से अपना रुद्राज का कड़ा और घड़ी निकालता है। उसके बाद अपने कोट को निकालकर केके को थमा देता है। फिर शर्ट की स्लीव्स ऊपर करके कहता है, आज के बाद किसी लड़की को परेशान करने का तुम कभी सपने में भी नहीं सोचोगे। प्यार तो दूर की बात है। कहते हुए पारस गर्म पानी लिए खड़े आदमी को उस पर वो पानी डालने को कहता है और कहता है, इसी तरह मिस्री का हाथ उस कमीने राकेश ने जलाया था तुम्हारी वजह से। और फिर एक हंटर जोर से मारता है। हितेश जोर से चीखता है। पारस सर ने हितेश को ग्रुप ए की सजा क्यों दी? ये सजा तो सिर्फ एक बार ही दी गई थी, जब पूनम मैम को किसी लड़के ने मॉल में परेशान किया था। हितेश चीख रहा था। पारस उसकी बॉडी पर नमक मिर्च लगाने को कहता है। हितेश फिर उठता है तो पारस फिर उसको हंटर मारने लगता है। हितेश का दर्द और बढ़ता जाता है। पारस कहता है, तेरी वजह से ही मिस्री सुसाइड करने जा रही थी। और कहता हुआ एक और हंटर हितेश के जड़ देता है। पारस हितेश को मार के बेहोश कर देता है। फिर अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इसको कुछ पैसों के साथ हॉस्पिटल के बाहर फेंकाओ। इधर दूसरी तरफ मिस्री को जब बिल्कुल नींद नहीं आई और लंच भी जॉन उसे रूम में दे गया तो उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वो उठती है और विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ पर
अमिताभ जी गार्डन के पौधों को पानी दे रहे थे और कुछ नए पौधे लगा रहे थे। मिस्री अपने कमरे से बाहर निकल कर कहती है, अमिताभ जी के पास आकर खड़ी हो जाती है। अमिताभ जी को पौधों को लगाते देख मिस्री मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? अमिताभ जी पलट कर देखते हैं तो मिस्री को देख कहते हैं, मिस्री तुम? मिस्री कहती है, जी अंकल वो हमें नींद नहीं। अमिताभ जी कहते हैं, खबरदार जो मुझे अंकल बोला, मैं पारस का पापा हूँ तो तुम मुझे पापा ही कहो, समझी? मिस्री कहती है, जी ठीक है पापा जी। अमिताभ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये हुई ना बात। मिस्री कहती है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और आपको यहाँ दे काम करते देखा तो सोचा हेल्प करवा दूँ। अमिताभ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं ये सब अकेले कर लूँगा। मिस्री कहती है, मगर मैं हेल्प कर देती हूँ ना, वैसे भी मैं अंदर बोर हो रही हूँ। अमिताभ जी कहते हैं, मगर तुम बहू हो इस घर की, तुम काम कैसे कर सकती हो? मिस्री मुस्कुराती है और कहती है, आपने ही कहा ना कि मैं आपकी बहू कम जा बेटी ज़्यादा हूँ, तो बस अब मुझे आप काम करने दीजिए। मिस्री अमिताभ जी की हेल्प करने लगती है। रुक रुक कर अमिताभ जी मिस्री को देख मुस्कुरा रहे थे। तभी सावित्री जी आते हुए कहती हैं, अमित जी ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्री तुम ये सब क्यों कर रही हो? इतने नौकर हैं घर में, वो कर लेंगे। अमिताभ जी कहते हैं, मैंने पहले ही मिस्री को मना किया था मगर ये कि मानी नहीं। सावित्री जी मिस्री की तरफ देखती हैं तो मिस्री कहती है, माँ जी वो पापा जी अकेले काम कर रहे थे और मैं भी बोर हो रही थी तो सोचा यहाँ काम करके थोड़ा अच्छा लगेगा। सावित्री जी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, मगर अब बहुत देर हो चुकी, अब चलो थोड़ा कुछ लंच कर लो, मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। और अमित जी आप चलिए। अमिताभ जी और मिस्री चले जाते हैं। मिस्री वापस उसी कमरे में जाकर हाथ मुंह धोकर बैठ जाती है। जॉन खाना ले आता है। बस कुछ ऐसे ही मिस्री का सारा दिन बीत जाता है। रात का डिनर भी मिस्री को जॉन उसके रूम में ही देने आता है कि मिस्री कहती है, भैया पारस जी आ गए क्या? जॉन कहता है, नहीं मैम वो नहीं आए। मिस्री कहती है, कोई आइडिया कि वो कब तक वापस आएंगे? जॉन कहता है, पता नहीं, मैक्सिमम टाइम पर वो रात के 12 से 1 बजे के बीच कभी भी आ जाते हैं। मिस्री कहती है, क्या इतनी लेट? जॉन कहता है, हाँ मैम। मिस्री कहती है, ओके ठीक है। मिस्री डिनर करती है और आकाश वापस अपने बेड पर लेट जाती है, मगर उसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। मिस्री को रुक रुक कर प्रभा जी और बाकी लोगों का ख्याल आ रहा था। तभी जोर से कोई गेट खटखटाता है। मिस्री देखती है उसके रूम में साइड में एक गेट था। मिस्री उसे खोलती है तो बालकनी दिखती है। मिस्री को उस बालकनी से ठंडी ठंडी हवा आती हुई महसूस होती है। मिस्री वहाँ जाती है और खड़ी हो जाती है। रात हो रही थी तो आसपास कलरफुल लाइट्स जल रही थी। उसे वो वहीं बालकनी में बने झूले पर बैठ जाती है और बाहर का नज़ारा देखने लगती है। देखते देखते उसे न जाने कैसे नींद आ जाती है। इधर रात के 11 बज रहे थे। पारस अपने ऑफिस में बैठा था। केके पारस के पास आता है और कहता है, सर मेरे अकॉर्डिंग आपको घर चलना चाहिए। पारस लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। वो बिना केके की तरफ देखे कहता है, मुझे ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, ये क्या नहीं समझे? केके सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। फिर पारस टाइप करते करते रुकता है और कहता है, केके तुम घर जाओ अपने, रात बहुत हो गई है। केके कहता है, नहीं सर, आपको अकेले कैसे? पारस एक नज़र केके की तरफ देखता है। केके कहता है, ओके ठीक है। पारस वापस टाइप करना शुरू कर देता है और केके वहाँ से चले जाता है। पारस काफ़ी देर तक काम करता रहता है। रात के 1 बज चुके थे। पारस घड़ी में केके की तरफ देखता है। केके फिर उठकर बाहर ऑफिस के विंडो के पास खड़ा हो जाता है। फिर उसे मिस्री का ध्यान आता है। वो अपना कोट उठाता है और उसे लेकर ऑफिस से बाहर आ जाता है। फिर कुछ देर बाद घर पहुँचता है। वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी लाइट ऑन होती हैं। सोफे पर पूनम और बेद जी बैठे थे। पारस कहता है, दी जीजा जी आप लोग अब तक सोए नहीं? बेद जी कहते हैं, हाँ हमें तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठो। पारस कहता है, जीजा जी रात बहुत हो गई है,
बाद में बात करते हैं, पूनम कहती है। वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी रात हो गई और तुम अब घर आ रहे हो। पारस कहता है, दी मुझे ऑफिस में ज़रूरी काम था, बस उसे करने में लेट हो गया। पूनम कहती हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, और तू भी कि तू घर क्यों इतना लेट आया है। पारस कहता है, अब जब आप जानती हो तो डिस्कस की क्या करना बात, यही खत्म कर देते हैं। बेद जी कहते हैं, पूनम शांत हो जाओ। पारस, मेरी बात सुनो। पारस बिना बेद की बात सुने ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। बेद जी कहते हैं, पूनम थोड़ा शांति से बात करना था ना, ऐसे बात करोगी तो वो कभी नहीं सुनेगा। पूनम आंखों में नमी लेकर, और क्या करूं बेद जी, वो आज तक पापा की गलती नहीं भूला और आज तक उनको माफ़ नहीं कर पाया। मैं थक गई हूँ। पारस को समझा समझा कर कि वो हुआ जो हुआ उसे भूल जा, और पापा हैं जो हमारे हैं। बेद जी पूनम को शांत करते हैं। पूनम कहती है, बेद जी अब मिस्री इस घर में आ गई है, कैसा लगेगा जब वो बाप बेटे के बीच ऐसे मनमुटाव देखेगी। वेद जी कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, मैं कल पारस से बात करता हूँ। इधर पारस अपने रूम में आता है तो मिस्री को उसे कहीं नहीं दिखती। वो सोच में पड़ जाता है कि मिस्री कहाँ गई। वो हर जगह मिस्री को देखता है, उसे वो कहीं नज़र नहीं आती। तो वो अपने कमरे से निकलकर जाने लगता है कि वो अचानक रुकता है और वापस पीछे आता है। वो उस कमरे के गेट से देखता है कि मिस्री बालकनी में झूले पर लेटी सो रही थी। पारस उसके पास आता है और मिस्री के चेहरे पर आती चांद की रोशनी में चमकते उसके चेहरे को देखकर कहता है, सोते हुए कितनी खूबसूरत लगती है। वो काफ़ी देर तक उसे वहीं खड़े निहारता रहता है। फिर एक ठंडे हवा के झोंके के साथ वो मिस्री को देखना बंद कर देता है और मिस्री को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर फिर कुछ सोचता है और उसे गोद में उठाकर कमरे के बाहर आता है और कमरे में लाकर अपने बेड पर लिटा देता है और जाने लगता है। मिस्री पारस का हाथ पकड़ लेती है। पारस पलट कर देखता है तो मिस्री की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर उसकी जुल्फें फिर आ गई थी। पारस वहीं बैठ जाता है और धीरे से फूंक कर उसके चेहरे की जुल्फों को हटाता है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर मिस्री हाथ नहीं छोड़ती। पारस कहता है, तेरे चेहरे का नूर मुझ में समा सा गया है, न चाह कर भी तू मेरा हिस्सा बन ही गया है। इश्क करना चाहते हैं तुमसे। पारस वहीं बैठे मिस्री को देखे जा रहा था। तभी मिस्री पलटती है और नींद में ही बड़बड़ाती है, ये मिस्टर खरूस सुबह से गए हुए हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं यहाँ कैसी हूँ, ठीक हूँ या नहीं हूँ। पारस मिस्री की बात ठीक से समझ नहीं पाया तो वो थोड़ा नीचे कान करके उसकी बात सुनने की कोशिश करता है, मगर नाकामयाब रहता है। कुछ देर बाद मिस्री पारस का हाथ छोड़ देती है तो पारस उठता है और कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम जाता है। कुछ देर बाद ब्लैक शर्ट और ब्लू ट्राउजर में बाहर आता है और कुछ सोचता है, फिर सोफे पर जाकर लेट जाता है। काफ़ी देर तक वो सोने की कोशिश करता है, मगर सोफे पर लेटने की आदत न होने के कारण वो सो नहीं पाता। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ जाता है और वहीं बैठे बैठे मिस्री को देखने लगता है। फिर उसे कुछ सोचता है तो वो कवर्ड खोलता है और कुछ पिलोज निकालकर बेड पर रख देता है। फिर बेड के पास आकर बेड के बीच में पिलोज की लाइन बना देता है और मिस्री के दूसरी साइड लेट जाता है और कहता है, लाइट्स ऑफ। लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। पारस कुछ देर बाद सो जाता है और अगली सुबह मिस्री की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो कहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कहाँ। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो जिस कमरे में थी वो कमरा बाकी कमरों से अलग लग रहा था और सुंदर भी। और बेड के ऊपर एक झूमर पूरे रूम में ब्लू कलर हो रखा था। वो रूम मिस्री को बहुत सुंदर लग रहा था। तभी मिस्री को कुछ आवाज़ आई। मिस्री आवाज़ की दिशा में देखती है तो सामने सोफे पर बैठा पारस, जिसने ब्लैक शर्ट और ब्लू ट्राउजर पहना था और लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। मिस्री उसे बस देखे जा रही थी। आज पहली बार मिस्री ने पारस का इनफॉर्मल लुक देखा था, वरना वो हमेशा उसे बिजनेस सूट में ही दिखता था। मिस्री को अपनी तरफ देखता हुआ जान पारस उसकी तरफ एक नज़र देखता है तो मिस्री अपनी नज़र झुका लेती है। फिर वो इससे पहले पारस से ये पूछती कि वो यहाँ कैसे आई, पारस मिस्री की तरफ देखता है और कहता है,
उठ गई तुम और लैपटॉप में कुछ टाइप करने लगता है। मिस्री कुछ नहीं बोलती। पारस फिर बिना किसी भाव के कहता है, क्या सोच रही हो? मिस्री कुछ नहीं बोलती। पारस फिर कहता है, तुम यही सोच रही हो ना कि तुम यहाँ कैसे आई? ये हमारा ही रूम है और तुम यहीं रहोगी। तुम उस रूम में क्यों गई? मिस्री फिर कुछ नहीं बोलती। तभी पारस को किसी का कॉल आता है तो वो कॉल पर बात करने लगता है। मिस्री बेड से उतर कर खड़ी होती है। वो नहाना चाहती थी मगर जल्दी में मुंबई आने के चक्कर में वो अपना सामान नहीं ला पाई। पारस कॉल कट करता है और मिस्री को खड़ा हुआ देख कर कहता है, क्या हुआ? मिस्री कहती है, वो मुझे नहाने जाना है। पारस कहता है, तो जाओ। मिस्री कहती है, मगर कपड़े? पारस कबर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसे खोलो। मिस्री कबर्ड की तरफ जाती है और उसे जैसे ही खोलती है उसमें देख वो हैरान रह जाती है। और उसमें सभी टाइप की ड्रेसेस थी, ट्रेडिशनल साड़ी के से लेकर वेस्टर्न मिनी तक। मिस्री पलटकर पारस की तरफ देखती है कि पारस जा चुका था। मिस्री से फिर कबर्ड की तरफ देखती है और कहती है, ये इतनी सारी ड्रेस, इतनी वैरायटी और इतनी सारी ड्रेस देखकर तो लगता है कि पारस जी पूरी दुकान उठा लाए हैं। मिस्री फिर उन कपड़ों में से रेड साड़ी लेती है और नहाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद बाहर आती है और बालों को गीले होने की वजह से खुला छोड़ देती है। पर लाल लिपस्टिक, लाल चूड़ी और मांग में सिंदूर भरती है, फिर काजल लगाती है और रेड बिंदी। मिस्री पूरी तरह रेडी हो चुकी थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वो बाहर गार्डन में आती है, कुछ फूल लेकर कृष्ण जी की माला रेडी करती है और पूजा की सारी तैयारी करके पूजा करना शुरू करती है। मिस्री आरती करते हुए आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। इसी प्रकार मिस्री सारी आरती फिनिश करती है। जैसे ही मिस्री आरती लेकर पीछे पलटती है तो देखती है घर के सभी सदस्य वहाँ खड़े थे। मिस्री मुस्कुराती है और सबके पास आरती लेकर जाती है। मिस्री, तुम्हारी आरती सुनकर तो ऐसा लगा जैसे हम वृंदावन में आ गए। मिस्री हल्की सी स्माइल करती है। सुधा जी कहती हैं, सच कह रही हो भाभी। सच मिस्री, बहुत अच्छा लगा आज। वेद जी कहते हैं, मन प्रसन्न हो गया। इसी प्रकार एक एक करके सब मिस्री की तारीफ करते हैं। मिस्री सबको आरती देती है और प्रसाद भी। तभी उसकी नज़र पारस पर पड़ती है जो शायद अभी अभी बाहर से आया था और मिस्री को आरती करते देख वहीं खड़ा रह गया था। फिर मिस्री तो पारस के सामने आरती लेकर खड़ी हो जाती है। मिस्री को लाल साड़ी में देख पारस तो वैसे ही अपने होश खो चुका था तो वो बस मिस्री को ही देखे जा रहा था। काफ़ी देर तक मिस्री को ऐसे खड़ी दे रहती है। तभी वेद जी कहते हैं, मिस्टर राजपूत, आरती और प्रसाद ले लीजिए, अपनी वाइफ के दर्शन बाद में कर लीजिएगा। पारस झेप जाता है और वो प्रसाद लेकर चला जाता है। इधर मिस्री पूजा के बाद किचन में आती है। मिस्री आज पहली रसोई थी। मिस्री सबसे पहले दूध उबालती है। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, अरे मैम, आप ये क्या कर रही हैं? ये काम हम कर लेंगे। मिस्री मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी। फिर सर्वेंट कहता है, नहीं मैम, हम कर लेंगे। तभी सुबह जी आते हुए कहती हैं, बिस्को, क्या हुआ? बिस्को कहता है, मिस्री मैम ब्रेकफास्ट बना रही हैं। सुधा जी कहती हैं, बेटा मिस्री, तुम क्यों कर रही हो? बास्को बना लेगा, तुम बस उसके बनाए खाने पर हाथ लगा देना तो रस्म हो जाएगी। मिस्री कहती है, पर बुआ जी, जब मैं नाश्ता बना सकती हूँ तो क्यों रस्म को रस्म जैसे न पूरा करें? सुधा जी को मिस्री की बात सही लगती है और वो मिस्री के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, जीती रहो बेटा और बना लो नाश्ता। और मुस्कुराते हुए फिर बिस्को से कहती हैं, तुम यहीं खड़े रहना, मिस्री मैम को जो चाहिए उन्हें दे देना। इधर इतना कहकर सुधा जी चली जाती हैं। कुछ देर बाद सारा नाश्ता रेडी कर देती है। कुछ देर बाद वो बिस्को से कहती है, आप जाइए, सबको बुलाइए, नाश्ता रेडी है और तब तक मैं टेबल रेडी करती हूँ। इतना कहकर मिस्री डाइनिंग टेबल के पास जाती है और उसे रेडी करके वापस आ जाती है। बिस्को वहीं खड़ा था। मिस्री बिस्को को वहीं खड़ा देख कहती है, आप गए नहीं? बिस्को झिझकते हुए कहता है, मैं सब लोग अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। मिस्री कहती है, मगर क्यों? बिस्को कहता है, पता नहीं। तभी पूनम आते हुए कहती हैं, बिस्को, ब्रेकफास्ट अभी तक क्यों नहीं लाए? बेद जी ऑफिस के लिए रेडी हो चुके हैं।
मिस्री पूनम के पास आती है और सहज भाव से कहती है, दी ब्रेकफास्ट रेडी है। मैं सबको बुला कर लाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। पूनम मिस्री की ये बात सुनकर कहती हैं, ठीक है। मिस्री मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। पूनम मन में कहती है, शायद आज तक जो मैं नहीं कर पाई वो मिस्री कर दे। फिर मिस्री सबसे पहले सावित्री जी और अमिताभ के रूम में जाती है और डोर नॉक करती है। सावित्री जी मिस्री को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मिस्री तुम आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? मिस्री कहती है, माँ जी पापा जी वो नाश्ता रेडी हो गया है, आप नाश्ते के लिए आ जाइए। इतना कहकर मिस्री चली जाती है। मिस्री सबके रूम में जाती है और सबको नाश्ते के लिए बुला कर ले आती है। फिर पारस को बुलाने रूम में जाती है। पारस जो ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, उसने 3 पीस बिजनेस सूट ब्रांडेड वॉच पहनी थी, कानों में ब्लूटूथ लगा रखा था और वो अपने बालों को जेल लगा के सेट कर रहा था और साथ ही किसी से कॉल पर बात भी कर रहा। मिस्री आती है और कहती है, पारस जी। पारस बिना मिस्री की तरफ देखे सख्त आवाज़ में कहता है, क्या? मिस्री उसकी इस आवाज़ से ही डर जाती है, फिर भी हिम्मत करके वो कहती है, वो नाश्ता रेडी है, आप आ जाइए। पारस कड़क आवाज में कहता है, मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दूँ। मिस्री कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। पारस मुड़कर कहता है, क्या हुआ, जाओ। मिस्री कहती है, वाह, वो आज मेरी पहली रसोई थी तो सबको एक साथ। पारस कहता है, अच्छा ठीक है, समझ गया, आ रहा हूँ। मिस्री के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मिस्री फिर जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो उसे अकेला आते देख डाइनिंग टेबल के पास खड़ी पूनम निराश हो जाती है। वो कहती है, शायद मैं गलत थी। मिस्री पूनम जी के पास आकर खड़ी होती है कि तभी सावित्री जी, अमिताभ जी, सुधा बुआ जी और वेद जी आ जाते हैं। पूनम मुस्कुरा देती है। सभी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। मिस्री सभी को उनकी पसंद का नाश्ता परोसती है। अमिताभ की पसंद के छोले पूरी, सावित्री जी के पसंद के गुलाब जामुन, वेद जी की पसंद बादाम का हलवा, पूनम और सुधा बुआ के लिए आलू के पराठे और घी रायता और भी कई वेराइटी के चीज़ें बनाई थी। सभी खाने को देखकर कहते हैं, वाह, इतना कुछ बनाया है। सुधा जी कहती हैं, बेटा मिस्री, यहाँ तो सबके लिए सबकी पसंद का खाना बना है। वेद जी कहते हैं, मगर तुम्हें किसने बताया कि हमें ये चीज़ें पसंद हैं? बिस्को कहता है, मैंने। वेद जी कहते हैं, अच्छा। सभी नाश्ता शुरू करने जा ही रहे थे कि मिस्री देखती है पारस आ रहा है तो वो पारस के लिए भी उसके पसंद का गाजर का हलवा लेकर आती है। पारस डाइनिंग टेबल के पास आ ही रहा था कि अमिताभ जी को वहाँ देख बाहर की तरफ जाने लगता है। पूनम की नज़र जब पारस पर पड़ती है तो वो आवाज़ लगा कर कहती हैं, पारस कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं। पारस कहता है, दी मुझे भूख नहीं है और मीटिंग के लिए देर हो रही है। इतना कहकर वो चला जाता है। मिस्री के हाथ में जो गाजर का हलवा था वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। सबके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो भी गायब हो चुकी थी। वेद जी मिस्री को देख समझाते हैं कि उसे बुरा लगा है। वो उसका ध्यान भटकाने और वहाँ का तनाव भरा माहौल ठीक करने के लिए कहते हैं, मिस्री तुमने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बनाया है। मिस्री हल्के से मुस्कुरा देती है। सभी एक एक करके मिस्री के बनाए नाश्ते की तारीफ करते हैं। कुछ देर बाद सावित्री जी खड़ी होती हैं और अपने हाथ से अपने कंगन निकालकर मिस्री के हाथ में पहना कर कहती हैं, मिस्री आज से ये तुम्हारे हुए हैं। ये कंगन मुझे मेरी सास ने दिए थे, जिस पर आज के बाद से तुम्हारा हक है। मिस्री कहती है, मगर माँ जी मैं कैसे? सावित्री जी कहती हैं, क्यों, तुम मेरी बहू नहीं हो क्या? मिस्री कहती है, नहीं वो बात नहीं है मगर। सावित्री जी कहती हैं, तो फिर और कोई बहस नहीं, ये तुम्हारे हैं। फिर वो मिस्री को कंगन पहना देती हैं। कुछ देर बाद मिस्री अपने रूम में आती है। रूम में बेड के ऊपर पारस की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उसे देख उसे ध्यान आता है कि पारस जी ने तो कुछ नहीं खाया। फिर कुछ सोचकर वो वापस नीचे आती है और जॉन के पास जाकर कहती है, जॉन भैया मेरा एक काम कर दीजिए। जॉन कहता है, जी मैम कहिए। मिस्री कहती है, वो मुझे पारस जी के ऑफिस से लंच भेजना है, क्या आप इसे भेज देंगे किसी से कहकर? जॉन कहता है, ओके मैम। मिस्री फिर जल्दी से जाकर गाजर का हलवा और पूरी सब्जी लंच में लगा देती है और जॉन को दे देती है। इधर पारस अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि वेद जी आते हैं। पारस के रूम के बाहर नॉक करते हैं। पारस
वेद जी को देख कहता है, जीजा जी आइए। वेद जी अंदर आते हैं और चेयर पर बैठते हैं। फिर पारस से, जो कि अपने लैपटॉप में बिजी था, उससे बड़े गंभीर भाव से कहते हैं, पारस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पारस कहता है, किस बारे में जीजा जी? वेद जी कहते हैं, आज जो हुआ उसके बारे में। पारस कहता है, जीजा जी मुझे पर्सनल बातें ऑफिस में करना पसंद नहीं है, आप जा सकते हैं। वेद जी कहते हैं, पारस ये बात यही करनी जरूरी है। पारस केके को कॉल करके बुलाता है। केके आते हुए कहता है, यस सर। पारस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम मेरी बात इग्नोर कर रहे हो। वेद जी ने कहा, केके मेरी वो रेड वाली फाइल कहाँ है? पारस ने कहा। केके कहता है, सर वो तो आपने अपने ड्रावर में रखी थी। पारस अपने अपने डेस्क के ड्रावर को ओपन करता है और फाइल निकालता है और कुछ साइन करने लगता है। वेद जी कहते हैं, पारस मेरी बात सुनो। पारस फिर फाइल में साइन करते हुए केके से कहता है, केके मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एक करना अच्छा नहीं लगता। वेद जी को बता दो। केके वेद जी और पारस को देख रहा था। वेद जी गुस्से में कहते हैं, तो तुम कब बात करोगे मुझसे? रात में 1 बजे आते हो तब, या जब तुम जॉगिंग पर जाते तब, या जब तुम ऑफिस आ रहे होते तो तब? पारस मैं तुम्हारा जीजा हूँ और एक शुभ चिंतक भी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और मेरी बात तुम्हें सुननी होगी क्योंकि ये मिस्री से जुड़ी है। पारस जो फाइल में साइन कर रहा था अचानक हाथ रोकता है। वेद जी कहते हैं, सिर्फ सिंदूर भरना काफ़ी नहीं होता, समझे? जब उसे पत्नी बनाया है तो अपना पति धर्म भी निभाओ। आज जब उसने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया तो तुम क्यों चले आए वहाँ से? पारस कुछ नहीं बोलता। वेद जी कहते हैं, पारस मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मिस्री के साथ नई जिंदगी स्टार्ट करो। जो कुछ पास्ट में हुआ उसे भूल जाओ और पापा को माफ़ कर दो और उसे भी भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ देती है। मिस्री को अपनी पत्नी का दर्जा दो। पारस वेद जी को एक नज़र देखता है और कहता है, मैं अपने पास्ट को नहीं भूल सकता। पास्ट को भूल गया तो फ्यूचर में पास्ट की गलती दोबारा होगी, जो पारस राजपूत करना नहीं चाहता। और पारस कहता है, मिस्री मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं। वो अपनी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा बस। तभी कोई डोर नॉक करता है। पारस कहता है, कम इन। प्यून अंदर आकर कहता है, सर ये आपके घर से लंच आया है। पारस उस लंच को देखता रहता है। वेद जी प्यून से लंच लेते हैं और उसे जाने का कहकर लंच पारस के टेबल पर रखते हैं और कहते हैं, पारस मिस्री तुम्हारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी तुम ठीक से नहीं निभा रहे हो, समझे? अगर निभाते तो आज उसके बनाए ब्रेकफास्ट को यूँ छोड़ कर ना आते। फिर चेयर से उठकर कहते हैं, देखो तुमने सबके सामने उसे अपनी पत्नी माना था और उसकी मांग में सिंदूर भरा था, वो भी सिर्फ उसके दुखों को कम करने के लिए, राइट? तो एटलीस्ट उसके दुखों को कम करने के लिए ही अपने पति धर्म को निभाओ और उसका बनाया खाना खाओ और सोचो कि क्या तुम मिस्री को सच में सिर्फ अपनी जिम्मेदारी मानते हो? अगर हाँ तो तुम ये उसके साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि एक गलत रिश्ते से ज़्यादा बुरा होता है एक बेमन कर जबरदस्ती से बंधा रिश्ता, क्योंकि आगे चलकर तुम दोनों के लिए वो जबरदस्ती का रिश्ता बोझ लगने लगेगा जिसमें सिर्फ तुम ही नहीं वो भी घुटेगी। इसलिए कहता हूँ, या तो रिश्ता निभाओ या उसे आज़ाद कर दो। इतना कहकर वेद जी केके के साथ बाहर चले जाते हैं। पारस वापस अपने काम में लग जाता है और फिर उसके कानों में वेद जी की बातें गूंजने लगती हैं। वो उठ खड़ा होता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ सोचकर वो घर पर कॉल करता है। मिस्री के पास फ़ोन तो था नहीं, इसलिए वो उसे घर के लैंडलाइन पर कॉल करता है, मगर कॉल जॉन उठाता है। पारस फ़ोन काट देता है। पारस फिर कुछ देर बाद कॉल करता है। हर बार कोई न कोई कॉल उठाता। लास्ट में वो आखिरी बार कॉल करता है। इस बार उधर से एक बड़ी ही सौम्य सी आवाज़ आती है, हेलो। पारस न जाने क्यों उस आवाज़ को सुनते ही पहचान जाता है कि वो मिस्री है। पारस कुछ देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, मिस्री कहती है, हेलो। पारस कुछ नहीं बोलता। मिस्री फिर कहती है, हेलो कौन? पारस कहता है, मैं
मिस्री के कानों में पारस की आवाज़ पड़ते ही न जाने मिस्री के पेट में अजीब सी गुदगुदी सी होने लगती है। वो अब चुप हो जाती है। पारस कहता है, मिस्री मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मिस्री, जैसा तुम जानती हो हमारी शादी किन हालातों में हुई थी, इसलिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, न कभी कोई दुख होगा। मगर तुम्हें मैं अपना पत्नी नहीं शायद कभी न मान पाऊँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम चाहती हो इस रिश्ते को ख़त्म करना तो आज मेरे वापस आने से पहले तुम घर से जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए डिवोर्स भी दे दूँगा और कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। मगर अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो भी तुम्हें पूरा हक है यहाँ रहने का। तुम्हें मिसेज पारस राजपूत के सभी हक मिलेंगे। बस मैं तुम्हें अपनी पत्नी, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आगे का फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। इतना कहकर पारस कॉल कट कर देता है। उसे अपनी बात कहने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, मगर न जाने क्यों दिल में एक अजीब सा डर भी लग रहा था। तभी उसकी नज़र लंच पर जाती है। उसे भूख भी लग रही थी। वो लंच खोलता है और उसे खाने बैठ जाता है। लंच ओपन करता है तो देखता है उसमें एक नोट था। पारस उस नोट को खोलता है तो उसमें लिखा देखता है, सॉरी। पारस को समझ नहीं आता कि ये सॉरी क्यों लिखा गया है। फिर वो वापस खाने के लिए दूसरा बॉक्स भी ओपन करता है और वो एक निवाला खाता है। उसे खाना बहुत टेस्टी लगता है। वो फिर एक एक करके सारा खाना फिनिश कर देता है। फिर गाजर का हलवा खाता है। उसे गाजर का हलवा वैसे भी बहुत पसंद था, अब उसे वो और टेस्टी लग रहा था। वो सब फिनिश करने के बाद वापस अपने काम में बिजी हो जाता है और तभी उसकी नज़र फिर उस नोट पर पड़ती है। उसे मिस्री का ख्याल आता है कि मिस्री क्या फैसला लेगी। रात में पारस घर पहुंचता है। आज पारस 10 बजे ही घर आ गया था। सभी पारस को देख हैरान थे। वेद जी कहते हैं, लगता है इस पर मेरी बातों का कुछ असर हुआ है। पारस अपने रूम में जाता है तो उसे मिस्री वहाँ नहीं दिखती। वो सोचता है मिस्री चली गई। फिर खुद से कहता है, अच्छा है चली गई। फिर वो बाथरूम में शावर लेता है, मगर उसके दिमाग में अब भी मिस्री ही घूम रही थी। कुछ देर बाद जब वो रूम से बाहर आता है तो उसे मिस्री दिखती है जो कवर से कुछ निकाल रही थी। पारस उसे एक नज़र देखता है और फिर सोफे पर आकर बैठ जाता है। मिस्री कवर से साड़ी निकालती है और बाथरूम की तरफ चली जाने लगती है। पारस मिस्री को जाता देख कर कहता है, तुम गई नहीं। मिस्री बिना कुछ बोले बाथरूम में चली जाती है। पारस वापस अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। मिस्री कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आती है। उसने स्काई ब्लू रंग की सिंपल साड़ी पहनी थी। पारस मिस्री को एक नज़र देखता है और फिर लैपटॉप में वर्क करने लगता है। मिस्री को अपने सिर हेडेक हो रहा था, इसलिए वो नीचे जाती है और किचन से कड़क अदरक की चाय बनाकर ले आती है। पारस बालकनी में खड़ा फोन पर कुछ बात कर रहा था। मिस्री चाय टेबल पर रखती है। तभी उसे कुछ काम याद आता है तो वो बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद मिस्री जब वापस आती है तो देखती है टेबल पर चाय नहीं थी। वो पारस की तरफ देखती है जो सोफे पर बैठे हुए चाय पीते हुए कुछ फाइल्स को देख रहा था। मिस्री दूसरे कप चाय बना कर लाती है और बेड पर आकर बैठ जाती है और मिस्री को देख पारस कहता है, वैसे तुमने वो सॉरी नोट क्यों लिखा था? मिस्री कोई जवाब नहीं देती। पारस को गुस्सा आ रहा था कि मिस्री उसके एक भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही, मगर वो खुद को कंट्रोल करता है और वापस अपने आप को काम में बिजी कर लेता है। मिस्री सो चुकी थी। रात को पारस काफ़ी लेट नाइट वर्क कर रहा था। फिर वापस बेड पर पिल्लोज की साइन बनाकर लेट जाता है और खुद से कहता है, क्या ये नाराज़ है मुझसे? और है भी तो क्यों? फिर पारस सो जाता है। अगली सुबह फिर मंदिर में पूजा के बाद मिस्री सबके लिए नाश्ता रेडी करती है। आज सब बिना मिस्री के बुलाए ही नीचे आ जाते हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे कि तभी पारस आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है।
सभी बड़े हैरानी से पारस को देखते हैं, मगर पारस किसी की तरफ नहीं देखता और न बात करता है। मिस्री सभी को नाश्ता देती है। पारस चुपचाप नाश्ता कर रहा था। अमिताभ को बहुत खुशी हो रही थी कि आज काफ़ी समय बाद उनका बेटा उनके साथ बैठकर नाश्ता कर रहा है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करके हॉल में आकर बैठ जाते हैं। वेद जी ऑफिस देर से जाने वाले थे, इसलिए वो भी वहीं बैठे सावित्री जी से बातें करने लगते हैं। तभी विशाल आता है और कहता है, नमस्ते। विशाल को देख सावित्री जी मुस्कुराती हैं और विशाल को बैठने को कहती हैं। विशाल कहता है, मैं वो मिश्री दी को पग फेरे के लिए लेने आया हूँ। फिर मिश्री को आवाज़ लगाकर कहती हैं, मिश्री देखो तुम्हारा भाई आया है। मिश्री खुश होते हुए दौड़ती हुई विशाल के पास आती है। विशाल को देखकर मुस्कुराती है। सावित्री जी कहती हैं, मिश्री तुम रेडी हो जाओ, विशाल तुम्हें पग फेरे के लिए लेने आया है। तभी वहाँ पारस आता है और कहता है, मिश्री कहीं नहीं जाएगी। वेद जी पारस के मुंह से यह बात सुनकर कहते हैं, उसे दूर जा नहीं सकते, उसको पास ला नहीं सकते। ये कैसी कहानी है दोनों की कि साथ होकर भी साथ हो नहीं सकते। दोस्तों, कहानी का यह पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।